अब जो हम आ रहे हो किसके ऊपर आ रहे बच्चों, बात करें वैलेंस बॉन्ड थियरी पे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है। पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्वेश्चन बाद में कैसे पूछते हो कि वैलेंस बॉन्ड लाना क्यों पड़ा। अब सपोज मुझे पता चल गया कि CH4 टेट्राहेड्रल है, सो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ शेप के बारे में ही पता चला। व्हाट अबाउट स्टेबिलिटी, व्हाट अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ओके, व्हाट अबाउट बॉन्ड एंथैल्पी, what about bond length, what about bond length बताओ। ओके, स्टेबिलिटी, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ, ये सभी चीज होती है, हाँ या ना, यस और नो। Yes, sir. ओके, तो इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें स्टेबिलिटी के बारे में नहीं पता चलता VSEPR से, हमें बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में पता नहीं चलता, बॉन्ड लेंथ के बारे में पता नहीं चलता, हाँ या ना। तो इसके लिए कौन आए, तो इन 1927 हिटलर करके, वो एक ही हिटलर नहीं होता है भाई, हिटलर एंड लंदन करके दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि कैसे मॉलिक्यूल बनते हैं। उन्होंने ये बताया कि जब भी क्या होते हैं, जब भी दो एटम एक दूसरे के नजदीक आते हैं तब उनकी जो वैलेंशियल होती है वो एक दूसरे में क्या होती है, क्या होती है, कंबाइन बॉन्ड होती बनाती है। हाँ, और उसमें क्या किया था उन्होंने, एक कॉन्सेप्ट दिया था हाइब्रिडाइजेशन, कि जब वो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होती है तब वहां पे क्या होता है, किस तरह से कंबाइन होती है और कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ सकती है, कैसे वहां पे ओवरलैपिंग होता है, वो सभी जो चीज है कि ओवरलैपिंग वाली जो चीज है वो भी किसने बोला, लंदन और हिटलर ने बताया था। और उसके ऊपर से उन्होंने जो है वो वैलेंस बॉन्ड थियरी दी। अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो है कि एक्स राइट और एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ, यहां से क्वेश्चन है 4 मार्क्स में, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ dihydrogen with the help of वैलेंस बॉन्ड थियरी। ये थियरी कहना क्या चाहती है, तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग अगर देखेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अब मैं पूरा समझाने वाला हूँ, ठीक है, पूरा ग्राफ के ऊपर से समझ जाएंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इज इट क्लियर, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन आपको अभी तक पता चला कि ये थियरी क्यों, इन लोगों ने क्यों नया सा थोड़ा सा चेंज किया और नई थियरी क्यों लाई, वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो हर कोई चाहता था कि कैसे मॉलिक्यूल बने वो समझाना चाहता था। हर कोई क्या चाहता था बच्चों, मुझे बताओ। कैसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं वैसे समझाने का। हाँ, वो समझाने का तरीका ढूंढना चाहते थे। सभी जो है वो फिलोसोफर थे, सब बात करना चाहते थे कि कैसे होता है। तो अब क्या हुआ एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो, अब जो है हम अगर ये सोचे, दो हाइड्रोजन है, एक ये येलो वाला लगो, इसको मैं ये बोल देता हूँ। यहाँ पे सपोज दो हाइड्रोजन के एटम है, ए है, सामने कौन है, ये बी है। इसका जो न्यूक्लियस है उसको Na बोलो, इसके न्यूक्लियस को आप Na बोलो, और इसके इलेक्ट्रॉन को आप E बोलो, ठीक है, यस और नो। Yes, sir. या फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अगर आप को क्या बोले हो, इलेक्ट्रॉन को क्या ई बोलना। E A, अब दोनों इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, दोनों में E लिखा होगा तो कंफ्यूज हो गए ना, यस E भी। अब आप थोड़ा सा सोचो कि सपोज देयर आर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन A एंड B, आई बात समझ में। ओके, and Na is the nucleus of A and Ea is the electron of A atom, Eb is the electron of B, and Nb is the nucleus of B atom. B atom. Whenever there is a
large distance or there is a more distance between A and B, there is not any kind of interaction between them. अगर इनके इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तब इनके बीच में कोई भी क्या नहीं होने वाला है बच्चों, क्या नहीं होने वाला है, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन। समझे बात? और जब जब क्या होगा, जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे, जब ये दोनों एटम एक दूसरे के क्या आने वाले हैं बच्चों, नजदीक आने वाले हैं, तब वहां पे उनके बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट होगी, है या ना? और वहां पे नए यस सर। वहां पे नए फोर्सेस जनरेट होंगे और वहां पे जो फोर्सेस है उसमें चेंज आएगा। तो किस तरह का चेंज आएगा वो हम देखते हैं। चलो पहले मैं अगर आपको, पहले मैंने क्या बताया, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इन दोनों के बीच में कोई भी टाइप का क्या नहीं है बच्चों, इनके बीच में दोनों इंटरेक्शन। क्या नहीं है, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन ये जब दोनों एक दूसरे के क्या आते हैं बच्चों, नजदीक आते हैं, तब क्या होता है बताओ, इंटरेक्शन होने लगता है। क्या होने लगता है, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन होने लगता है। यस, समझे आप बात की नहीं समझे अभी भी? समझे। ओके, अब आप थोड़ा सा ये देखो तो इंटरेक्शन में क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं, सपोज एक दोनों के नजदीक आ गए, एक दोनों के नजदीक आ रहे हैं, अब अच्छे से देखना, मैं सभी फोर्स एक साथ ही समझाऊंगा। टेक्स्ट बुक में अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्शन फोर्स अलग से दिए है। आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, और अगर ऐसे ड्रॉ करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सपोज जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं तब क्या होता होगा, इन दोनों की एनर्जी में चेंज आता होगा। जैसे जैसे नजदीक आते हैं ना, एनर्जी डाउन होती जाती है। पहले घूमते थे, अब धीरे धीरे एकदम स्टेडी होकर नजदीक आने लगे। समझे बात? पहले तो ऐसे ऐसे घूम रहे थे, फिर धीरे से नजदीक आए। अब आप सोचो, इसका न्यूक्लियस है Na और इसका न्यूक्लियस है Nb, यस और नो? यस सर। ओके, अब इसका इलेक्ट्रॉन है E है, ये है E है, और इसका इलेक्ट्रॉन है Eb। अब मैं अगर बात करूं, तो अगर पुरानी वाली बात करूं, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होता है बताओ? रिपल्शन होगा ना। ये तो पुराने वाले बॉन्ड है, यहाँ तो पहले भी इंटरेक्शन था ही था। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, तो उन दोनों के बीच में क्या रहता है हर बार बताओ? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन अब होता है। नया अट्रैक्शन कौन सा आएगा, नया अट्रैक्शन कौन सा क्रिएट होगा? नजदीक ये वाले का पॉजिटिव। न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस और नजदीक वाले का इलेक्ट्रॉन, ए का न्यूक्लियस और बी के इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और पर दूसरा अट्रैक्शन सर कहाँ पे? अरे हाँ बोल, हाँ बोल। उसके पहले सर उन दोनों के इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन तो तरह के वैलेंस बॉन्ड सर। होंगे ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। पहले मैं अट्रैक्शन की तो बात खत्म कर लूँ, एक साथ तो दोनों नहीं समझा सकता। एक पहले रिपल्शन बताओ या क्या अट्रैक्शन बताओ, फिर एक दोनों को कंबाइन करेंगे। समझाना है ना ओके मुझे? सर। मुझे तो समझा नहीं है बात। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो ये नए फोर्स जो है वो क्रिएट हुए, जो मैंने पिंक से ड्रॉ किए वो नए फोर्स है या ना? यस सर। ओके, दूसरा भी नए फोर्स होते हैं रिपल्शन फोर्स। ये नए हैं लेकिन ये कौन से फोर्स है, क्रिएट हुए अट्रैक्शन फोर्स है। अट्रैक्शन। अब आप थोड़ा सा सोचो कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हो? ये दोनों एक दूसरे को क्या करते होंगे बताओ? रिपल। एक दोनों एक दूसरे को ऐसे पीछे फेंकते होंगे। समझ में आ रही है बात? और ये भी एक दोनों को क्या यस करते सर। होंगे, ये भी एक दोनों को क्या करते होंगे, रिपल करते होंगे। पीछे यहाँ पे फेंकते देखो, होंगे। अट्रैक्शन फोर्स के कौन से होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं तो, एक का न्यूक्लियस सामने वाले के इलेक्ट्रॉन, एक का न्यूक्लियस सामने वाले के इलेक्ट्रॉन हो गए, ये अट्रैक्शन फोर्स है। रिपल्शन फोर्स कौन से हुए, दो इलेक्ट्रॉन के बीच। और दो न्यूक्लियस के बीच में नहीं होगा क्या? हाँ सर। फिर इन्हें पता चला कि इन्होंने जब स्टडी की तब इनको पता चला कि यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स वाज ग्रेटर देन द रिपल्शन फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स जब तक ज्यादा होगा तब तक एक दूसरे के नजदीक आएंगे। देखो ये पिंक वाले एक दूसरे को खींचते हैं और ये रेड वाले एक दूसरे से दूर ले जाते हैं। समझ रहे हो बात? कि रिपल्शन फोर्स होता है उससे वो दोनों रिपल होते हैं, और अट्रैक्शन से वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है।
तो अब तक हमने कितना पढ़ा? हम ये पढ़ रहे थे कि भाई हमें तो थियरी बतानी थी, वैलेंस बॉन्ड की थियरी H2 में। तो हमने दो H2 के एटम लिए, एक Ha था और एक दूसरा कौन सा था बच्चों बताओ? दूसरा कौन सा था? HB Hb था। फिर हमने ये बताया ये कि Na जो है वो A का न्यूक्लियस है, E जो है E के इलेक्ट्रॉन है। फिर हमने ये बताया Nb इज द न्यूक्लियस ऑफ B एंड Eb इज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ B। इलेक्ट्रॉन ऑफ B। सो फिर ये बताना है कि जब ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं तब उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होती है, लेकिन ये जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं तब वहां पे नए फोर्सेस जनरेट होते हैं। तो कौन से फोर्सेस जनरेट होते हैं? तो हमने ये बताया कि वहां पे रिपल्शन और अट्रैक्शन ऐसे दो टाइप के फोर्स होते हैं। फिर ये 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं कि अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ बी एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, and repulsion will be generated between two electrons and two nucleus। आई बात समझ में आपको? यस सर। फिर क्या होगा? फिर आपको ये समझाना है कि भाई देखो पहले तो क्या था, बहुत ज्यादा डिस्टेंस था इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना चाहूंगा, एनर्जी वर्सेस, ये है हमारा -435.8 है और यहाँ पे हमारी एनर्जी जो है अराउंड कितने के आसपास है? 0 के आसपास है। जब इनके बीच में कोई अट्रैक्शन ही नहीं था तब हमने ये सोच लिया चलो भाई इनकी जो एनर्जी ऑलमोस्ट कितने के आसपास है? 0 के आसपास है। लेकिन जैसे जैसे ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आते गए बच्चों, जैसे जैसे एक दूसरे के कैसे आ गई है? नजदीक। नजदीक आते गए, एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, ये दोनों थोड़े स्टेबल होने लगे और एनर्जी को थोड़ी बहुत क्या करने लगे बच्चों बताओ? थोड़ी बहुत एनर्जी को कम। क्या करने लगे हो? कम होने लगी। कम। जैसे जैसे नजदीक आए कम हो गई। एक टाइम ऐसा आया कि जहां पे रिपल्शन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स दोनों सेम हो जाए। अब बताओ तब क्या होता होगा? ऐसा एक एकदम ही टाइम कम आया हो जाएगा। कि जब तक अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा थे वो नजदीक आते रहे आते रहे आते रहे। एक टाइम ऐसा आया कि जब उनके रिपल्शन और अट्रैक्शन फोर्स कैसे हो गए? सेम। एट दैट टाइम उनकी जो एनर्जी है बहुत ही लेस हो गई। आप समझे बात? यस सर। क्योंकि ये जो जब बॉन्ड बनेगा अपने आपको पता है, जब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तब एनर्जी क्या करेगा? ये रिलीज करेगा। रिलीज करेगा। हाँ, तो उसने इतनी एनर्जी रिलीज कर दी। अगर आप और भी इसको नजदीक लाओगे तो ये अनस्टेबल हो जाएंगे। समझे बात? और नजदीक में नहीं ला सकता क्योंकि तो अब रिपल्शन फोर्स बढ़ जाएंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये स्टेबल कब है? एग्जैक्टली ये स्टेबल कब है आपको पता होना चाहिए। स्टेबल एक टाइम ऐसा आता है कि जहां पे रिपल्शन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स इक्वल होते हैं और उस टाइम पे दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस था 74 पाइकोमीटर। कितना था? 74 पाइकोमीटर था। 74 पाइकोमीटर। उस डिस्टेंस पे आके दोनों रुक गए और उसी डिस्टेंस पे क्या हो गया? इतनी एनर्जी जो है वो डाउन है। तब मैं आपको ये बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ये जो एनर्जी डाउन हुई डिक्रीज, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी है। ये कुछ अराउंड थी 435.8 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, इसको इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। अगर आपको H2 को हटा के, अगर मैं एक और बात बताऊं कि अगर आपको दो H2 है और उसमें से दोनों को अगर आपको सेपरेट करना है लॉन्ग डिस्टेंस पे, एट दैट टाइम आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 435.8 किलो जूल। अगर एक दूसरे के नजदीक आ जाए, अगर एक दूसरे के नजदीक आ जाए तब इतनी एनर्जी रिलीज होती है और अगर सेपरेट हो जाए तो इतनी एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसको बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। और बॉन्ड लेंथ किसको बोलते हैं? इट्स अ मिनिमम डिस्टेंस वेयर एनर्जी ऑफ दैट मोलिक्यूल इज वेरी लो। एनर्जी सबसे कम होगी और स्टेबिलिटी कैसी होगी? सबसे ज्यादा। तो हाँ, तो उस डिस्टेंस को हम लोग बोल सकते हैं। समझे बात? यस और नो? दो Yes. न्यूक्लियस का डिस्टेंस। ओके, तो ये होता है हमारा हाइड्रोजन। तो ये हमने पूरा पढ़ा कि किस तरह से ओवरलैपिंग होती है, कौन सी जगह पे आके वो दोनों रुक जाते हैं, कितनी ओवरलैपिंग होगी, कितनी जैसे ओवरलैपिंग होगी होगी तो एनर्जी कम होती जाएगी कम होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा एनर्जी मिनिमम चली जाएगी और जो सबसे कम एनर्जी वहां पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। दैट्स ऑल। आई बात समझ में?
Yes, sir. चलो, और कोई डाउट है आपको अभी इसमें? आपको ग्राफ दोनों ड्रॉ करने हैं और डायग्राम ड्रॉ करना है। आप डायग्राम देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में दे रखा है इन लोगों ने, जैसे हमने ड्रॉ करवाया था वैसे ही है, अगर समझ गए हो तो। सर इसमें ग्राफ तो एक ही दिया है, ग्राफ एक ही है, डायग्राम दो है। तो हम ये दोनों डायग्राम एक बना सकते हैं ना, आपने बनाया वैसे? नहीं 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 बना सकते हैं, ओके। है ना। चलो, तो ये था फॉर्मेशन ऑफ डायहाइड्रो, वैलेंस बॉन्ड के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन ऑफ डायहाइड्रोजन। ओके, सो इट्स IMP1, लेकिन पता नहीं शायद आप में से निकाल दिया है। ओके, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। चलो, इतना क्लियर हो गया, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके।